क्या दिल्ली में बैठी एक हाई लेवल कमेटी तय कर सकती है कि किसी आदिवासी के जंगल का भविष्य क्या होगा? क्या हजारों हेक्टेयर जंगल केवल एक बैठक में खनन के लिए सौंपे जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संविधान ग्राम सभा को अधिकार देता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट ग्राम सभा को निर्णय का अधिकार देता है, पेशा ग्राम सभा को सर्वोच्च मानता है, तो फिर अंतिम फैसला आखिर करता कौन है? आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसमें लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि को खनन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। अब समझेंगे कि आदिवासी संगठनों का आरोप क्यों है कि हाई लेवल कमिटीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर कर रही है। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हजारों हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये मंजूरियां अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जैसे बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट से जुड़ी है। अंबुजा सीमेंट अडानी समूह का है। यह सिर्फ एक फाइल पर दस्तखत नहीं है, या उन लोगों की ज़मीन, जंगल और जीविकोपार्जन से जुड़ा फैसला है जिसका जीवन सदियों से इन जंगलों पर टिका हुआ है, यानी हमारे आदिवासी समुदाय का। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने लगभग 1954 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन को स्टेज 1 यानी इन प्रिंसिपल क्लियरेंस दिया, जिसमें है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में 983.44 हेक्टेयर अंबुजा सीमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ में 621.33 हेक्टेयर पुरंगा अंडरग्राउंड कोयला ब्लॉक के लिए, छत्तीसगढ़ में ही 362.1 हेक्टेयर पेल्मा ओपन कास्ट साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के लिए, उड़ीसा में 216.875 हेक्टेयर टाटा स्टील गंदलपड़ा आयरन और ब्लॉक के लिए, उड़ीसा में ही 754.039 हेक्टेयर रुंटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अलकनंदा कोल माइन के लिए। इतने सारे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह फैसला किसने लिया? क्या ग्राम सभा ने? क्या स्थानीय आदिवासियों ने? क्या जिला परिषद ने? नहीं, फैसला लिया फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने। यह समिति पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, वन अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि आदि नाम के लिए। लेकिन इस समिति में उस गांव के लोग नहीं होते जिसकी ज़मीन प्रभावित होने वाली है। यहीं से विवाद शुरू होता है। दो प्रमुख कानून इस विवाद के केंद्र में है, वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA और वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA। FCA केंद्र और राज्य के स्तर पर वन भूमि के डाइवर्जन की प्रक्रिया नियंत्रित करता है। FRA आदिवासियों और वनवासियों के कलेक्टिव अधिकारों को संरक्षित करता है, जो भूमि उपयोग और परंपरागत अधिकार उनके हैं। समस्या तब आती है जब प्रशासनिक मंजूरियां तेज़ी से दी जाती है, लेकिन ग्राम सभा की सहमति और FRA के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं को उपेक्षित या टाला जाता है। 2006 में संसद ने FRA बनाया। इस कानून का उद्देश्य था कि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना। इस कानून के अनुसार सबसे पहले यह तय होता है कि जंगल पर किसका पारंपरिक अधिकार है। यह अधिकार तय करेगी ग्राम सभा। फॉरेस्ट राइट एक्ट की धारा 5 ग्राम सभा को जंगल की रक्षा का अधिकार देती है। इसके अलावा 2009 और 2013 में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में कहा गया कि वन भूमि के डाइवर्जन से पहले ग्राम सभा द्वारा वनाधिकारों के निपटान का प्रमाण आवश्यक है, यानी सिद्धांत रूप में पहले अधिकार फिर मंजूरी। लेकिन व्यवहार में अक्सर प्रक्रिया उल्टी दिखाई देती है। यदि इलाका अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ लागू होता है पेशा एक्ट, जो कहता है कि ग्राम सभा केवल सलाह देने वाली संस्था नहीं है, वह स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण संस्था है। कई राज्यों के पेशा नियम ग्राम सभा की सहमति या परामर्श की भूमिका को स्वीकार करते हैं। यहीं आदिवासी संगठन सवाल उठाते हैं, अगर ग्राम सभा सर्वोच्च है तो दिल्ली की समिति अंतिम निर्णय कैसे ले सकती है? सरकार ने बड़े फैसलों के लिए उच्च स्तरीय समितियों को शक्ति दी है। उनका तर्क है कि यह समिति निर्णय प्रक्रिया को तेज और समन्वित बनाती है, पर चुनौती यह है कि यह केंद्रीयकरण निर्णयों को पारदर्शिता और लोक भागीदारी से दूर कर देता है। निवेश और उत्पादन प्राथमिकता के कारण तेज मंजूरी का दबाव बनाती है सरकार, अधिकार पर चर्चा तक नहीं होती। प्रशासनिक निर्णयों में कम पारदर्शिता और सीमित लोक सुनवाई की संभावना बनती है। स्थानीय ग्राम सभा और FRA की प्रक्रियाओं के अनुपालन में घोर कमियां या होती ही नहीं है। तो प्रमुख सवाल जैसे, क्या ग्राम सभा की सहमति वास्तव में स्वतंत्र थी? क्या सभी वनाधिकार पहले से मान्यता प्राप्त थे? क्या प्रभावित लोगों को पूरी जानकारी दी गई? क्या महिलाओं की भागीदारी हुई?
क्या वैकल्पिक स्थानों का अध्ययन किया गया? यदि इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते तो लोगों का विश्वास कमज़ोर तो होगा ही। कंपनियों को अक्सर मुआवजा या एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू भुगतान और वन रोपण जैसी शर्तें दी जाती है, पर ये उपाय कितने प्रभावी हैं जब समुदायों का परंपरागत जीवन क्षेत्र कट जाता है? वन रोपण अक्सर नए जंगलों की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी इकाइयों की जगह नहीं ले पाता। एनपीवी और मुआवजे का वित्तीय मुआवजा सांस्कृतिक और सामाजिक नुकसान की भरपाई भी नहीं कर सकता। स्थानीय रोजगार और जीविका पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बहस केवल 2000 हेक्टेयर जंगल की नहीं, यह बहस भारत के विकास मॉडल की है। क्या विकास ऊपर से तय होगा या नीचे से? क्या जंगल केवल खनिज का स्रोत हैं या करोड़ों लोगों की संस्कृति, आजीविका और पहचान भी है? अंततः भारत का संविधान विकास का समर्थन करता है और आदिवासी अधिकारों का भी। इसलिए असली चुनौती यह है कि खनन परियोजनाएं केवल कानूनी मंजूरी ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेशा और ग्राम सभा की प्रक्रिया का वास्तविक सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि यदि स्थानीय समुदायों की भागीदारी और अधिकारों की अनदेखी होती है तो विकास और अधिकारों के बीच संघर्ष नई बात नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि वन भूमि का डायवर्जन स्थानीय इकोसिस्टम, जल स्रोत, जैव विविधता और जलवायु सहनशीलता को प्रभावित करता है। कोयला खनन विशेष रूप से पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाता है, जिस कारण से जल निकायों का सूखना और भूमि कटाव होता है। वायु और जल प्रदूषण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि लाती है। जैव विविधता का नुकसान कई प्रजातियों को प्रभावित करती है तो कुछ विलुप्त भी हो जाती है। तो इस पर कुछ आवश्यक प्रश्न उठते हैं। क्या एफसीए मंजूरियों को देते समय एफआरए के अनिवार्य चरण जैसे ग्राम सभा की स्वतंत्र सहमति का अनुपालन हुआ? क्या स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन सार्वजनिक और पारदर्शी रूप से पेश किए गए? क्या वैकल्पिक विकास मॉडल या पुनर्वास योजना समुदाय केंद्रित है? जब सरकार हाई लेवल कमेटी के माध्यम से त्वरित मंजूरियां देती है तो यह निवेश के हित में निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर देता है और अक्सर स्थानीय प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और सामुदायिक सहमति को पीछे छोड़ देता है। इन सब मामलों में अब हमारी मांग ये हो सकती है कि सभी एफसीए मंजूरियों के साथ एफआरए अनुपालन यानी कि ग्राम सभा की लिखित सहमति सार्वजनिक रूप से जमा हो। दूसरी मांग ये हो सकती है कि स्वतंत्र और सार्वजनिक EIA रिपोर्टों मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की अनिवार्यता और उनकी सार्वजनिक समीक्षा होनी चाहिए। तीसरी मांग ये हो सकती है कि परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समुदाय आधारित पुनर्वास और आर्थिक विकल्प दिए जाने चाहिए। पारदर्शिता, ग्राम सभा की सहमति और स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना किसी भी वन भूमि हस्तांतरण को समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।